हेंड्रिक ने एक बटन दबाया। एक पिंजरा खुल गया जिसमें 2 स्याहफाम बंद थे। अच्छे तनोतोष के दोनों स्याहफाम पिंजरे का दरवाजा खुलते ही उछल कर खड़े हो गए। हेंड्रिक ने उंगली उठा दी। एक, अगर तुम में से दूसरे ने पिंजरे से बाहर कदम रखा तो दोनों इसी जगह राख हो जाओगे। चलो कोई एक बाहर निकल आओ। स्याहफामों में से एक पिंजरे से बाहर निकल आया। हेंड्रिक ने कहा, आगे आओ, बढ़ते रहो। पिंजरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। हेंड्रिक की हिदायत पर स्याहफाम आगे बढ़ता रहा। फिर वो शीशे के उस हौज के ऊपर रुक गया। हेंड्रिक ने कहा, मौत का एक अंदाज ये भी है, और एक बटन दबा दिया। शीशे की छत फट गई और स्याहफाम एक दिलखराश चीख के साथ हौज में गिर गया। हौज से धुआं बुलंद हुआ और तेजाब की बू हॉल में फैल गई। मैंने बड़े करब के आलम में स्याहफाम को मरते देखा। वो तेजाब का तालाब था। शीशे की छत फिर बंद हो गई। दूसरा स्याहफाम हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। वो बड़े जज्बाती अंदाज में रो रहा था और सलाखों से अपना सर टकरा रहा था। अपने साथी की मौत का उसे शदीद गम था, लेकिन हेंड्रिक ने दोबारा उसकी तरफ रुख भी न किया। हेंड्रिक बोला, मार्सिया औरत है, लाख चालाक सही लेकिन कम अक्ल है। मैंने तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं किया कि तुम मार्सिया की शख्सियत से वाकिफ नहीं थे। मैंने कहा, ये नया ख्याल क्यों आ गया? वो बोला, तुम मार्सिया पर अपनी असीरी का रोब भी डालते रहे हो। ये सब कुछ बेमकसद नहीं होगा। बहरहाल मैं तुम्हें अपनी तरफ से मौत की पेशकश के सिवा और कोई पेशकश नहीं कर सकता। मैंने कहा, गोया तुम मुझसे खौफजदा हो। हेंड्रिक के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने किसी कदर करख्त लहजे में जवाब दिया, मौत को इस कदर करीब देखकर इंसान बदहवास हो ही जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। तुम बेबाकी की हुदूद से निकलकर गुस्ताखी की हुदूद में दाखिल हो गए हो। हाँ, मैं तुमसे खौफजदा हूँ, इसलिए तुम्हें तन्हा यहाँ ले आया हूँ। तुम मुसल्ला भी हो गए। मुझे हलाक करने की कोशिश करो। निकालो पिस्तौल। मैं तन्हा हूँ और तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ। हेंड्रिक का एक एक लफ्ज नफरत और तंज में डूबा हुआ था। मैंने कहा, ये तुम्हारी पनाहगाह है हेंड्रिक। तुमने इस मशीनी निजाम के जरिए खुद को नाकाबिल तस्खीर बना लिया है। अगर तुम ज़हनी सलाहियतों के साथ जिस्मानी बरतरी भी रखते हो तो आओ फैसला कर लें। लेकिन मुझे इल्म है कि तुम एक माजूर इंसान हो। मैं तुम्हें काबिल रहम समझता हूँ। तुम पिस्तौल की बात करते हो। अगर माजूर ना होते तो मैं ठोकरें मार मार कर तुम्हें हलाक कर देता। तुम जैसे लोगों के लिए पिस्तौल जरूरी नहीं होता। मैंने पिस्तौल निकाल कर दूर फेंक दिया। हेंड्रिक जज्बाती हिजान का शिकार हो गया। उसकी खुश मिजाजी काफूर हो गई थी और आंखें सुर्ख नजर आ रही थीं। वो बोला, तुम्हें मेरी माजूरी के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, मार्सिया ने बताया था। मुझे तुमसे हमदर्दी है हेंड्रिक। वो बोला, तुम बिलाशुबा एक शरीफ नौजवान हो कि अपने दुश्मनों से भी हमदर्दी रखते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ भी मायूस नहीं करूंगा। मैंने जो हैसियत हासिल की है अली, वो भीख के जरिए हासिल नहीं की। मैं इसका अहल हूँ। आओ तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गया। मैंने कहा, एक बार फिर सोच लो हेंड्रिक, बिलाखिर तुम थक हार कर अपने मखसूस जराए इस्तेमाल करोगे। उसने कहा, वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। मैं भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरी कोशिशों ने बिलाखिर हेंड्रिक का दिमाग उलट दिया और वो मेरी चाल में आ गया था, लेकिन अब मैं उसके लिए एक मखसूस दुश्मन था। मैंने एतराफ करते हुए कहा, अगर तुम जिस्मानी तौर पर मुझे ज़ेर करने में कामयाब हो जाओ तो फिर तुम जिंदा रहने में हक बजानिब हो। अगर तुम नस्लन यहूदी हो हेंड्रिक, तो मुझे तुम्हारी इस मर्दानगी और दलेरी पर हैरत है। तुम अपनी नस्ल की चालबाजों के बरक्स एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम मुझे हलाक करने में कामयाब हो गए तो यकीन करो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। हेंड्रिक ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से मुझे घूर रहा था। उसने दोनों हाथ फैला दिए। मेरी निगाहें भी उस पर जमी हुई थी और मैं उसकी एक एक जुम्बिश से बाखबर था। दफतन वो फजा में उछला, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। हेंड्रिक का ख्याल होगा कि मैं उसकी उस छलांग से बचने की कोशिश करूंगा और अपनी जगह छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैं भी इतना अहमक नहीं था कि उसके उछलने के अंदाज से ही मुझे पता चल गया था कि ये छलांग आगे बढ़ने के लिए नहीं। वो जमीन पर पहुंचा तो उसे मायूसी हुई, लेकिन जमीन पर कदम जमाते ही वो दोबारा उछला और घूमकर फिर अपनी जगह गया। मैं खामोशी से उसकी हरकत पर निगाह जमाए हुए था। वो कई बार उछला, लेकिन मैंने अपनी जगह से जुम्बिश नहीं की। फिर एक बार उसके बदन की पोजीशन ने मुझे बता दिया कि वो हमला करने वाला है। मैंने फजा में कलाबाजी खाकर दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और उसकी टांगों को अपनी टांगों में उलझा लिया। हेंड्रिक बुरी तरह उलझ कर गिरा था, लेकिन उस वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गईं जब मैंने उसे दोनों हाथ जमीन पर टिका कर गिरने से बचते हुए देखा। वो हाथों को जमीन पर टिका कर दोबारा सीधा खड़ा हो गया। उसने कहा, काबिल तारीफ, बिलाशुबा काबिल तारीफ। तुम बहुत पुरएतमाद नौजवान हो। तुमने मेरा बेहतरीन दाव नाकारा बना दिया है, लेकिन अब संभलो। मैं खामोशी से उसकी दूसरी कोशिश का इंतजार कर रहा था।
दफतन उसने अपने हाथों को अजीब अंदाज में घुमाना शुरू कर दिया। उनकी रफ्तार तेज से तेज तर होती गई। फजा में किसी पंखे की सी सनसनाहट पैदा हो गई थी और हेनरिक आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने उन मशीनी हाथों से बचने के लिए जमीन पर लेट कर स्वीप किया और हेनरिक उछल कर मेरे ऊपर से निकल गया, लेकिन मैंने इसका ख्याल भी रखा था। मेरे ऊपर से छलांग लगाते हुए उसकी पुश्त एक लम्हे के लिए मेरी तरफ हो गई। मैंने जमीन पर स्लिप लगाई और उसकी टांगों में टांगें फंसा दी। फिर मैं एकदम पलट गया। हेनरिक को एक बार फिर जमीन पकड़नी पड़ी थी, लेकिन इस बार वो अपनी पेशानी को जमीन से टकराने से नहीं बचा सका। उसके सर से खून बहने लगा। अब उसका चेहरा खौफनाक हो गया था। उसे अपने मुकाबिल के खतरनाक होने का एहसास हो गया था। चुनाचे वो संभल गया और अब वो मोहतात अंदाज में हमले कर रहा था। मेरे जहन में एक अजीब सी तारीकी फैलती जा रही थी। इस तारीकी में नन्हे मुन्ने सुर्ख नुक्ते उभर रहे थे। न जाने ये क्या कैफियत थी। बस एक वहशियाना जज्बा मेरे दिल में सर उभार रहा था। मुकाबिल को कत्ल कर दो, उसे मार दो हर कीमत पर। चुनाचे मैं एहतियाती तदाबीर भूलता जा रहा था। मैं वहशियाना अंदाज में उस पर झपटा और उसने एक हाथ मेरे शाने पर मारा। मुझे अपने शाने की हड्डी टूटती महसूस हुई थी, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। दूसरे ही लम्हे में हर तकलीफ भूल गया। मैंने एक घूंसा उसके मुंह पर मारा और उसका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। तारीकी छट गई थी और अब मुझे सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था, चमकदार खून। उसके साथ ही कुछ आवाजें मेरे कानों में उभर रही थीं, इंसानी शोर की आवाजें। न जाने ये कैसा शोर था, न जाने हेनरिक क्या कर रहा था। मेरा जहन साथ छोड़ चुका था, बस आसाब काम कर रहे थे और मैं अभी तक जख्मी नहीं हुआ था। मैं तो उस वक्त चौंका जब अचानक हेनरिक उस कटहरे से जा लगा जिसमें स्याह फाम कैदी बंद था। कवि हैकल स्याह फाम ने अचानक कटहरे से दोनों हाथ निकालकर हेनरिक की गर्दन पकड़ ली थी और हेनरिक काफी मुश्किल में था। उसने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत सर्फ करके खुद को स्याह फाम की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसके दोनों बाजू कटहरे की सलाखों में फंस गए। कवि हैकल स्याह फाम को जिंदगी में पहला मौका मिला था उस दरिंदा सिफत शख्स से इंतकाम लेने का, इसलिए उसने इस मौके को हाथ से न जाने दिया। यकयक उसने गर्दन छोड़कर हेनरिक के दोनों हाथ पकड़ लिए। मशीनी हाथ कुछ इस तरह उलझे हुए थे कि हेनरिक आसानी से उन्हें नहीं निकाल सका। उसने हाथों के जोर से अपने जिस्म को फजा में ऊपर उठाया, लेकिन उसकी ये हरकत उसके लिए शदीद नुकसानदेह साबित हुई। उसके दोनों बाजू उखड़ गए और वो झटके से नीचे जा पड़ा। बेचारा स्याह फाम कैदी इन बाजुओं को पागलों की तरह देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं हेनरिक के सर पर मौजूद था। इस बार उसे फौरन उठकर खड़े होने में कामयाबी नहीं हुई थी। उठने की कोशिश में वो कई बार जमीन पर लुढ़का था। फिर उसकी आंखों में बेबसी के आसार नजर आने लगे। वो खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए मुझे देखने लगा। मैंने कहा, सॉरी हेनरिक, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने मुर्दा सी आवाज में कहा, तुम इस तरह फातेह तो करार नहीं दिए जाओगे। मैंने कहा, हाँ मुझे एतराफ है, ये मेरी फतह नहीं। उसने घूरते हुए कहा, अपने वादे को पूरा करो और मुझे खुद से जंग करने का मौका दो। मैंने पूछा, वो किस तरह मिस्टर हेनरिक? बोला, मेरे दोनों हाथ मुझे दिलवा दो, उन्हें मेरे बाजुओं में नस्ब करने में मेरी मदद करो। मैं उनके बगैर वाकई नाकारा हूँ और उसके बाद हम दो बहादुरों की तरह जंग करेंगे, फिर फतह जिसका भी मुकद्दर हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, मिस्टर हेनरिक, मैं जज्बाती जरूर हूँ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारी इस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ूं। तुम मुझसे जंग करने की मुकम्मल कोशिश कर चुके हो और नाकाम रहे हो। ये तुम्हारा जजीरा है और पूरे जजीरे में तुम्हारे अपने आदमी फैले हुए हैं। मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुम्हारी इस अहमकाना ख्वाहिश की तकमील में तुम्हारी मदद की तो उसके बाद तुम मुझसे जंग न करोगे, बल्कि सीधे अपने इस मशीनी निजाम की जानिब दौड़ोगे जो तुम्हारी असल कुव्वत है। सॉरी मिस्टर हेनरिक, मैं इन अहमकाना हरकतों को नहीं दोहरा सकता क्योंकि यहाँ मैं तन्हा हूँ। बोला, तो क्या? मैंने कहा, हाँ मिस्टर हेनरिक, हर उरूज को जवाल होता है। कल तक तुम यहाँ मुतलकुल इनान थे और तुम्हारे अहकामात पर ना जाने क्या क्या हो रहा था। आज तुम बेबस हो, किसी चूहे की मानिंद। अभी तुमने निहायत बेरहमी से एक इंसान को खत्म कर दिया था, सिर्फ अपनी तफरीह तबाह की खातिर और अपने आप को एक जालिम और वहशी इंसान साबित करने के लिए। इंसानी जिंदगियों से इस तरह खेलने का हक तुम्हें किसने दिया है हेनरिक? और फिर यूं भी तुम एक ऐसी कौम के फर्द हो जिससे मुझे बेपनाह नफरत है। मैं अब तुम्हें उसका मौका नहीं दूंगा हेनरिक। बोला, गोया तुम मुझे कत्ल कर दोगे। मैंने कहा, हाँ ये जरूरी है। दफतन अकब से स्याह फाम की आवाज सुनाई दी, मास्टर प्लीज मेरी एक बात सुन लें। मैं स्याह फाम की जानिब मुतवज्जे हो गया। कहो क्या कहना चाहते हो? स्याह फाम के चेहरे पर मुसर्रत के नुकूश उभर आए। बोला, अगर आप इसके दुश्मन हैं तो मैं आपका गुलाम हूँ। मेरे सीने में एक जहन्नम सुलग रहा है मास्टर। इसने मेरे 10 साथियों को खत्म किया है। हम 11 भाई थे, पूरे 11, लेकिन अब मैं तन्हा हूँ।
मास्टर, इस जहन्नम को सर्द करने में मेरे साथ ताउन करें, मेरी मदद करें और मुझे मौका दें कि मैं इसे अपने हाथ से कत्ल कर दूं। मास्टर, ये मेरी इल्तिजा है तुमसे। इसके बाद अगर तुम चाहो तो मेरी गर्दन भी काट देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मास्टर। स्याफाम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मशीनी हाथ उसने अपने पिंजरे के एक कोने में फेंक दिए थे। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, क्या ख्याल है हेनरिक, इस बेचारे को भी मौका देना चाहिए। वो बोला, बकवास मत करो, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। उसने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाथों का सहारा न मिलने की वजह से ये कोशिश नाकाम रही। वो बार बार उठने की कोशिश करता रहा और एक बार वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। वो बैठा और फिर फुर्ती से पैरों के सहारे खड़ा हो गया। लेकिन मैं तैयार था। मैं जानता था कि वो अब भी किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। ये सारा मशीनी निजाम मेरी समझ से बाहर था। चुनाचे मैंने उछलकर फिर एक ठोकर उसकी पिंडली पर मारी और उसके हलक से एक कर्बनाक चीख निकल गई। दूसरी ठोकर ने उसे फिर जमीन पर लिटा दिया। दोनों ठोकरें इंतहाई शदीद थीं और अब मुझे यकीन हो चला था कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने उस पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन पिंजरा टस से मस न हुआ। तब स्याफाम ने मुझे कहा, ये ऐसे नहीं खुलेगा मास्टर। तुम यूं करो कि उस मेज पर जाओ और इस पिंजरे का बटन तलाश करो। जल्दी करो मास्टर। स्याफाम ने इल्तिजा करते हुए कहा। मैं एक बार फिर हेनरिक के पास से गुजरा और गुजरते हुए मैंने एक और ठोकर उसकी कमर पर रसीद की। उस ठोकर से भी वो बिलबिला गया। रीढ़ की हड्डी पर ठोकर लगी थी। वो अपनी जगह तड़पने लगा और मैं मेज के पास पहुंच गया। यहाँ बटनों का एक जाल बिछा हुआ था। मैंने एक बटन पर उंगली रखी तो स्क्रीन रोशन हो गई। दूसरे बटन को दबाया तो तेजाब के तालाब की छत शक हो गई और वहां तेज बू फैल गई। तीसरा बटन दबाया तो एक दीवार अपनी जगह से हट गई। बहरहाल वो बटन मिल गया जिससे पिंजरा खुल गया था। स्याफाम आजाद हो गया और अब वो आहिस्ता आहिस्ता हेनरिक की तरफ बढ़ रहा था। चंद लम्हे के बाद वो हेनरिक के करीब पहुंच गया। उसकी सफेद सफेद आंखें भयानक अंदाज में बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर इस कदर दरिंदगी नुमाया हो गई थी कि उसकी वहशतों का अंदाजा करना मुश्किल हो गया था। वो बोला, हम 11 भाई थे और अब मैं तन्हा रह गया हूँ। हेनरिक गिड़गिड़ा रहा था। माफ कर दे मुझे माफ कर दे। मैं तुझे माला माल कर दूंगा। मैं तुझे बेपनाह दौलत दूंगा। वो बोला, दौलत मुझे एक भाई नहीं दे सकती। तू वैशी खूनी भेड़िए। उसके हलक से गुर्राहटें निकलने लगी। उसने झुककर हेनरिक की एक टांग पकड़ी और फिर अपना पांव उसकी दूसरी टांग पर रख दिया। मैं अंदाजा लगा चुका था कि स्याफाम क्या करना चाहता है। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें झपक गई थीं और दूसरे ही लम्हे हेनरिक की दिलखराश चीखें उभरने लगीं। स्याफाम ने उसे दरमियान से चीर कर फेंक दिया था। हॉल के फर्श पर खून की चादर फैल गई थी और हेनरिक दम तोड़ चुका था। स्याफाम उसके सर पर खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में बेपनाह नफरत थी। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और आहिस्ता कदमों से चलता मेरे पास पहुंच गया। बोला, तुम कौन हो मास्टर? मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा गुलाम हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मुझे आरजू पूरी करने का मौका भी दिया है। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। वो मेरे कदमों पर झुक गया। मैंने जल्दी से झुककर उसे उठा लिया था। मैंने हमदर्दी से पूछा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, लुइस लोबो। मैंने पूछा, क्रिश्चियन हो? बोला, हाँ मास्टर। मैंने पूछा, इसके चुंगल में कैसे फंसे थे? ये ईसाइयों का दुश्मन तो नहीं था? वो बोला, ये इंसानियत का दुश्मन है। मज़ाहिब इसकी निगाह में कोई वक़्त नहीं रखते। इसका मजहब तो बस वहशत और दरिंदगी था। हम 11 भाई बैरूत के एक क्लब में मौसीकी के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। इस जलील इंसान ने हमें खरीदने की कोशिश की। हमारा फन इसे पसंद आया था। हमने इसके हाथों फरोख्त होने से इनकार कर दिया। तब ये हमें अगवा करके यहाँ ले आया। वो हमें बेहोश करके लाया था। होश में आने के बाद हम परेशान थे। इसने एक शो किया और हमें उसमें गाने बजाने पर मजबूर किया। हमने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया और किसी कीमत पर इसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए तैयार न हुए। बस इसने हमें कैद कर दिया। इस बात को इसने अपनी तौहीन समझा था और उसके बाद इसने हमें जानवरों से बदतर तसव्वुर किया। इसने एक एक करके मेरे तमाम भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ दूसरों के सामने अपनी दरिंदगी की मिसाल पेश करने के लिए इसने 10 जिंदगियां ली। मेरा आखिरी भाई लुइस शॉर्लू था जो तुम्हारे सामने हलाक हुआ। स्याफाम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, लोबो, खुद को संभालो। ये दरिंदा मर चुका है, लेकिन अब हम दोनों इस हौलनाक जजीरे पर मौजूद हैं। उसने कहा, तुम कौन हो मास्टर? मैंने कहा, इसका दुश्मन, बदतरीन दुश्मन। मेरा नाम अली है। वो बोला, मैं ज़हनी तौर पर कमतर हूँ मास्टर। इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे इशारे पर मैं तेजाब के इस तालाब में कूद जाऊंगा। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं लोबो,
हमें चालाकी से काम लेकर इस जजीरे से निकलना है। लोबो ने कहा, मैं आपके हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ मास्टर। मैंने कहा, तुम्हें इल्म है कि इस जगह कौन कौन आता है? मेरा मतलब है तुम उन लोगों को जरूर जानते होगे जो यहाँ तक आ जाते हैं। वो बोला, हम लोग 7 माह से यहाँ कैद हैं मास्टर। इसकी एक एक हरकत हमारे इल्म में रही है। यहाँ तक वो सिर्फ उन लोगों को लाता था जिन्हें वो जिंदगी से महरूम करना चाहता था, उन्हें अपने शैतानी कारनामे दिखाता था और फिर उन्हें मौत की नजर कर देता था। ये खूनी तालाब जिसमें अभी अभी तुमने मेरे आखिरी भाई को मरते देखा था, हमारे सामने इस 7 माह के अरसे के दौरान तकरीबन 20 जिंदगियां ले चुका है। 20 अफराद इसमें गिर कर खत्म हो चुके हैं। इंसानों की जिंदगी इस मरदूद की निगाह में कोई वक़्त नहीं रखती। यकीन करो मास्टर, हमारी सांसें इसके कब्जे में थीं। हमने एक एक लम्हा खौफ और दहशत से कांपते हुए गुजारा है। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं इस खबीस के बारे में। काश इसे हजारों जिंदगियां मिलती और मैं इसकी तमाम जिंदगियां इसे अजियत दे देकर खत्म करता। मैं तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता सकता मास्टर, लोबो ने कर्बनाक लहजे में कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है लोबो। बाहर सूरत अब ये मूजी फना हो चुका है और हमें इस जजीरे से निकलना है। इस जजीरे पर इसकी हुकूमत थी और तमाम के तमाम अफराद इसके ताबे हैं। इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकलना आसान काम ना होगा। इसके लिए हमें इंतहाई होशियारी से काम करना है। बोलो, क्या मुझे यहाँ मेकअप का सामान मिल सकता है? मेरा मतलब है जैसा कि तुमने कहा कि तुम इस जगह के हालात से बखूबी वाकिफ हो, क्या चेहरा बदलने के लिए इस जगह कोई चीज मौजूद है? लोबो ने कहा, हाँ, वो जो दीवार अभी अपनी जगह से हटती थी उसकी दूसरी तरफ उसका अजायब खाना है। वो खुद भी चेहरे तब्दील किया करता था। न जाने क्या क्या शैतानी काम करता रहता था वो। उस जगह तुम्हें मेकअप का सामान जरूर मिल जाएगा। मैं मुसर्रत से उछल पड़ा। मेरा ये काम भी तकमील तक पहुंचने वाला था। बाहर सूरत मैंने वो बटन दबाया जिसके दबाने से थोड़ी देर कबल एक दीवार अपनी जगह से हट गई थी। दीवार अपनी जगह से फिर सरक गई। वाकई उस तरफ खूबसूरत अलमारियां बनी हुई थीं। उन अलमारियों में बहुत ही नफीस साख्त के फाइल रखे हुए थे और बेशुमार ऐसी चीजें थीं जो काबिल तवज्जो थीं। मेकअप बक्स भी मुझे मिल गया। जदीद तरीन मेकअप का सामान उस बक्स में मौजूद था। मुख्तलिफ किस्म के बाल वगैरह भी रखे हुए थे। यकीनी तौर पर उस जैसे शैतानों को इस किस्म की चीजों की जरूरत भी पड़ती होगी। बाहर सूरत मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे गैबी कुव्वतें मेरी मदद पर आमादा हों, वरना इतनी आसानियां फराहम नहीं हो सकती थी। मैंने मेकअप बक्स निकाल लिया और उसे लिए हुए वापस अपनी जगह पर आ गया। लोबो को मैंने हिदायत कर दी थी कि उस वक्त उसे उस दाखिली दरवाजे पर निगाह रखनी है जहां से कोई अंदर आ सकता था। लोबो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो गया था। बिलाशुबा मुझे एक वफादार कारकुन मिल गया था। वैसे उसकी कहानी भी मेरे लिए खासी मुतासिर कुन थी। बेचारा 11 भाइयों में तन्हा रह गया था। मैंने हेनरिक की लाश के सामने बैठकर अपने चेहरे की मुरम्मत शुरू कर दी। नेगी का मेकअप मैंने अपने चेहरे से उतार दिया था और अब हेनरिक की शक्ल अपना रहा था। पादरी किस्म का ये आदमी अपनी दाढ़ी की वजह से मेरे लिए आसानी का बायस बना। ऐसा मेकअप करने में कोई खास दुश्वारी नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी और मुतमईन होकर गर्दन हिलाई। मेकअप के फन में मुझे अब काफी महारत हो चुकी थी और मैं एक कामयाब मेकअप मैन था। अपने चेहरे मोहरे का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैंने गर्दन और बाजुओं के खुले हुए हिस्सों को भी उसी रंग में रंगा जो हेनरिक का रंग था। सीने के बालों को भी सफेद कर लिया ताकि कोई शुबे की बात बाकी न रहे। फिर उसका लिबास पहनकर अपना आखिरी जायजा लिया। बज़ाहिर कोई खामी नहीं रह गई थी, आगे जो भी तकदीर में लिखा हो। मैंने लोबो को आवाज दी और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चंद ही कदम चला था कि मुझे देखकर ठिठक गया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर हेनरिक की लाश को देखा और साथ साथ मुझे भी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता से बोला, हेनरिक का कातिल कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। मैंने कहा, उसके कातिल तो तुम हो लोबो। वो बोला, मैं तो सिर्फ आपका गुलाम हूँ मास्टर, ये तो बस आपकी इनायत है। मैंने पूछा, कोई खामी तो नहीं है मेरे मेकअप में? बोला, नहीं मास्टर, लेकिन उसकी आवाज, अगर तुम दूसरों से कोई वास्ता रखना चाहते हो तो। इस बार मैंने हेनरिक की आवाज में बोलने की कोशिश की। कहा, मैंने यहाँ उसकी आवाज पर भी गौर किया है। क्या ख्याल है तुम्हारा, कोई बात बनती है? लोबो एक बार फिर हंस पड़ा। बोला, अब तो बात बिल्कुल ही बन गई मास्टर, तुम बाकमाल इंसान हो। बिल्कुल वही आवाज, हूबहू वही। मैंने कहा, बस ठीक है लोबो, अब इस कुत्ते की लाश भी इसी तेजाब में डुबो दो और ये खून साफ कर दो। लोबो ने हेनरिक की लाश शीशे के टॉप पर रख दी और मैंने बटन दबा दिया। टॉप से धुएं का मरगूला बुलंद हुआ और बस खेल खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।